नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हल्ला बोल की। हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं। युवाओं के आगे झुकी मोदी सरकार की। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। देखेंगे कैसे सरकार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, संसद में क्यों मचा बवाल, जानेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीजें अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर खुद ही लिया था संज्ञान। अनशन खत्म करने को तैयार सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, रखी 2 शर्तें। सरकार को लिखा खत, कहा सरकार आश्वस्त करे तो खत्म करूंगा अनशन। भोजशाला से कितनी दूर है नमाज की नई जगह? सुप्रीम कोर्ट ने एमपी की बीजेपी सरकार से मांगा जवाब। वैकल्पिक जगह को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लाल चौक पर बड़ा आतंकी हमला, एक हेड कांस्टेबल की गई जान। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात थे जवान। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 715 अंकों की गिरावट के साथ 76,755 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 191 अंकों की गिरावट के साथ 23,996 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छात्रों के हक के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। बीते दिन जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, वहीं अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के सामने अपनी मांगे खोलकर रख दी है। इस दौरान तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और ये भी साफ किया है कि ये कांग्रेस की नहीं छात्रों की मांगे हैं। अपनी मांग रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी मांग छात्रों पे हुई कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी माफी मांगे। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया है कि वो ये सिस्टम चलाने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस 100% छात्रों के मुद्दे को सपोर्ट कर रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल ने देश में शिक्षा व्यवस्था किस तरह बदहाल है उसकी पूरी तस्वीर ही पेश कर दी। उन्होंने बताया कि हर महीने लाखों बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। पिछले 1 साल में 152 पेपर लीक हुए और ये आंकड़ा 300 भी हो सकता है। इससे 7 करोड़ 50 लाख युवाओं का नुकसान होता है, लेकिन पिछले 10 साल में एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मिडिल क्लास और गरीबों की परेशानी है। सरकार जनता से पूरा टैक्स लेती है, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम साल भर में केवल नीट परीक्षा के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए वसूल लेता है, जबकि सरकार का पूरा शिक्षा बजट ही 1,40,000 करोड़ रुपए का ही है। उन्होंने सरकार पर युवाओं के लिए एक के बाद एक सारे रास्ते बंद करने के भी आरोप लगाए। राहुल ने बताया कि कैसे शिक्षा लेने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद किया। एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर कॉर्पोरेट जॉब्स तक सभी नौकरियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में युवाओं के पास केवल सरकारी नौकरी का ही विकल्प बचता है, लेकिन वहाँ भी धांधली है। यही वजह है कि आज ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आज वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोकस शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए, पेपर लीक पर होना चाहिए, इन छात्रों को जो कीमत चुकानी पड़ रही है उस पर होना चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बीते दिन पीएम आवास के बाहर जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वाले उनके साथ जिस तरह पेश आए उस पर क्या कहेंगे, इसके जवाब में राहुल ने कहा, सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। तो राहुल ने साफ कर दिया कि अब सरकार को छात्रों की मांग माननी ही होगी, नहीं तो विपक्ष का मोर्चा और बुलंद होगा। उन्होंने संसद की कार्यवाही को लेकर भी कहा कि इस पर विपक्ष मिलकर फैसला करेगा कि संसद चलने देना है या नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया।
जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से युवाओं का प्रदर्शन जारी है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार भी अब युवाओं के दबाव में नजर आ रही है और अब वो बातचीत के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इस बार युवाओं ने साफ कर दिया है कि वो किसी नेता या मंत्री के घर या उनके दफ्तर नहीं जाने वाले। वहीं कोर्ट से भी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन युवा अब भी डटे हुए हैं। उनके हौसले अब भी मजबूत हैं। युवाओं और छात्रों की मांग साफ है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तभी युवाओं का ये प्रदर्शन शांत होगा। और अब सरकार युवाओं के दबाव में भी नजर आ रही है। सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब युवा सरकार से बात करने के लिए किसी नेता या मंत्री के घर या उनके दफ्तर नहीं जाने वाले। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जनता के बीच आना होगा। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। सौरव दास ने सरकार के लिए ये विकल्प भी रखा है कि अगर सरकार को सिक्योरिटी ब्रीच का डर है तो जंतर मंतर के आसपास कोई जगह बातचीत के लिए देखी जा सकती है। एक तरफ सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है। जेपी नड्डा को छात्रों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और मांगों के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल जाकर अनशन पर बैठे वांगचुक से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने वांगचुक से मिलकर उनका हाल जाना और उन्हें बताया कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी साफ है कि सरकार अब झुकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ युवा सरकार पर हावी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ न्यायालय भी सरकार के लिए सख्त दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं कि हाल ही में हुए युवाओं के प्रदर्शन में पुलिस ने युवाओं और छात्रों पर जमकर लाठियां चलाई थी, जिसका मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। खुद सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा था कि हमें इसमें मत घसीटो, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को ही नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को तय एसओपीज के मुताबिक सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है। जंतर मंतर से शुरू हुए युवाओं के आंदोलन की आग अब देश के अलग अलग कोने तक पहुंच रही है। जैसे हालात अब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बने हुए थे, अब वैसी ही कुछ तस्वीर बिहार की राजधानी पटना में भी निकलकर सामने आ रही है, जहां सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दिया। पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रोशित युवा सड़कों पर आ गए और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि और भी कई राज्यों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए, जिससे सरकार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन की गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर की चिंगारी अब बिहार पहुंच चुकी है। पेपर लीक के मुद्दे पर बिहार में युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने पटना की सड़कों पर पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वाम दल के छात्र संगठन आइसा के बैनर तले हजारों छात्र, युवा और कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान गेट नंबर 10 से राजभवन मार्च निकाला, लेकिन पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी बहस देखी गई और जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो देखते ही देखते ये झड़प में बदल गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, छात्रों पर लाठियां भी चलाई गयी। यहाँ मौजूद छात्रों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और जवाबदेही की मांग की। डीवी लाइव के संवाददाता पंकज कुमार ने जब युवाओं से बात की तो उनमें आक्रोश दिखाई दिया। युवाओं ने कहा, हम लोग का बस यही मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो क्यों आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? अगर आप इस्तीफा दे देते तो इतना कुछ होने का कुछ कारण नहीं। हम लोग का मांग इतना है कि आप कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए। आपने जो गलती किया, आपके कारण हुआ है गलती। ये प्रदर्शन अब दिल्ली और बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी छात्रों की आवाज गूंज रही है। नई दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में कई अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन हुए। चमोली जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर के तिराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार डिमरी ने शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई।
उन्होंने नीट मामले में जान देने वाले छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग भी की। दिल्ली के युवा आंदोलन की गूंज अब गुजरात में भी सुनाई देने लगी है। छात्रों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में गुजरात पीसीसी अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी जगह जगह लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे हैं। इससे पहले गोवा और हैदराबाद में भी युवाओं के समर्थन में आवाज उठी। यानी देश भर से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, जिससे सरकार मुश्किलों से घिर गई है। ऐसे में सरकार को जल्द ही फैसला करना होगा। देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं ने मोर्चा खोला हुआ है, तो विपक्ष ने भी संसद में सरकार की घेराबंदी कर दी है। संसद के मानसून सत्र में मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। वो साफ कर चुका है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक माहौल गरमाया रहा। तो क्या कुछ हुआ सदन में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। सत्र के तीसरे दिन भी सदन में काफी गहमागहमी देखी गई। विपक्ष ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के सभी दिग्गज नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों के हक में मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष का साफ कहना है कि पहले मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो लाठियां चलवाई गई हैं उसके लिए माफी मांगी। राज्यसभा में भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया। वहां विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन को बाकायदा नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया, हमने नियम 267 में नोटिस दिया और चेयरमैन से चर्चा की अनुमति मांगी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जब तक ये इस्तीफा नहीं लेंगे हम चर्चा नहीं करेंगे। पहले इस्तीफा लें, उसके बाद ही चर्चा होगी। राज्यसभा में खूब बवाल देखा गया। विपक्ष की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते ही पूरे सदन में हो हल्ला शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शी सरकार है, जबकि विपक्ष का व्यवहार पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। सरकार और विपक्ष के टकराव के बीच राज्यसभा को 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी माहौल कुछ अलग नहीं था। यहाँ भी विपक्ष ने ही सरकार के पसीने छुड़ाए। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उस पर अखिलेश यादव ने सीधा सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्या आप लड़कियों के कपड़े फाड़ देंगे। यहाँ तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के लिए निलंबित ही कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। वहीं पेपर लीक पर बवाल के बीच धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे थे। ये खबर भी सामने आई है। हालांकि दोनों की मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी बाहर नहीं की गई, लेकिन राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी सरकार घिरी हुई दिखाई दी और लोकसभा भी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगली प्रोसीडिंग में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आगे क्या बात होती। संसद में भारी बवाल देखा जा रहा है, तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जारी विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यह मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर के प्रशासनिक भविष्य से भी जुड़ गया है। अब राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में खाली पदों को भरने, नए महासचिव के चयन और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों पर भी मंथन चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के बीच अब ट्रस्ट के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी के गठन के बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच से कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक मणिराम दास छावनी में आयोजित हुई। बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, महासचिव कृष्ण मोहन समेत कई सदस्य मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर महंत कमल नयन दास और आचार्य मिथिलेश नंदनी के नामों पर भी चर्चा हुई। बैठक का सबसे अहम मुद्दा ट्रस्ट में खाली पड़े 3 पदों को भरना रहा। जैसे आप जानते हैं कि चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे और राजा अयोध्या के निधन के बाद ये पद खाली हुए हैं। खबरें ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल बागरा ट्रस्ट में महासचिव बन सकते हैं। इसके अलावा नए सदस्यों के चयन के साथ नए महासचिव के नाम पर भी विचार किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के सीईओ पद के लिए देश भर से 5,500 से अधिक आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन समिति उनकी जांच कर रही है और नियुक्ति पर फैसला 15 अगस्त के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बेहतर बंटवारे के लिए कई समितियों के गठन पर भी सहमति बनी, ताकि निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो सके। अब सबकी नजर इस मामले में 27 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 30 जुलाई तक नई एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। अब सभी की नजरें नई एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।
तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। टीएमसी से लेकर उद्धव गुट तक नेताओं के पाला बदलने को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण ही बदल गए हैं और अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदलता जा रहा है। अभी हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया था। वो शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उद्धव गुट ने कोर्ट का रुख किया और अब इस मामले में उद्धव गुट को कोर्ट से राहत मिलती दिखाई दे रही है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्टी के 6 सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना में विलय को इजाजत देने के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। इससे उद्धव गुट के लिए बड़ी राहत तो वहीं बागी नेताओं के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने विलय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी है। इस बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी कोर्ट में दलबदल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई है कि दलबदल कानून कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है, अगर ऐसा होना जारी रहा तो 10वीं अनुसूची बेकार हो जाएगी। सिब्बल ने तर्क दिया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके छोटे गुट विलय के बहाने दलबदल कानून से बच निकलते हैं। बता दें कि ये याचिका सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच के सामने पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे, यानी अब सुप्रीम कोर्ट दलबदल से जुड़ी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी है कि क्या बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो चुनौतियां अमेरिका के सामने भी खड़ी हो गई हैं। ईरान के साथ पिछले 11 दिन से जारी जंग में उसे कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। इसके बावजूद पश्चिम एशिया में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान की जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 11वीं रात जहां अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए, चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेबहान और ओमीदिये को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया। ईरानी सेना ने पश्चिमी कुवैत के कैंप दोहा में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला कर वहां मौजूद गोला बारूद के डिपो और जमीनी सेना के कमांड लॉजिस्टिक्स उपकरणों को निशाना बनाया। जॉर्डन ने भी बताया कि उस पर ईरान की 6 मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के बाद इजरायली अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि ईरानी हमलों का असर उनके क्षेत्र में भी फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि फिर इजरायल की तरफ से भी ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे। खाड़ी देश तो पहले से ही ईरानी मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। इन हालात में ये जंग और खतरनाक दौर में प्रवेश कर जाएगी, जो पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही ला सकती है। पहले से ही इस जंग में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के दौरान एक तीसरे अमेरिकी सैनिक के भी शहीद होने की बात कही जा रही है, जिससे ईरान के खिलाफ जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या अब तक 18 पर पहुंच गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी बताया कि ईरान के हमलों में अब तक उनके 100 सैनिक घायल हो गए हैं। यानी अमेरिका को ईरान के साथ जंग में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी जनता भी इस जंग का विरोध कर रही है। वहीं बाकी देशों में भी अमेरिका को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मनीला में है, वहां कई प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल के बाहर इकट्ठा होकर रूबियो और ईरान के खिलाफ युद्ध में उनकी भूमिका की निंदा कर रहे थे। उनके पास तख्तियां थी जिन पर लिखा था, युद्ध अपराधियों का स्वागत नहीं है और ट्रंप पर प्रतिबंध लगाओ, रूबियो पर प्रतिबंध लगाओ। तो साफ है कि इस जंग को लेकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम है जो मीडिया में लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और उन्होंने छात्र आंदोलन को जब अपनी तर्ज पर था, मतलब अपनी तेज़ी पर आ गया था, तो वहाँ से एक अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी और दिल्ली पुलिस उनको एक सुरक्षित स्थान पर
ले गई जब उनकी ज़रूरत वहाँ पर थी जंतर मंतर के अंदर। उसके बाद में उनको एक 5 स्टार जो यहाँ का मशहूर अस्पताल है मेदांता, उसमें भी शिफ्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनकी ज़रूरत थी, प्रदर्शन में जब उनको होना चाहिए था, तब वो अपने एक बढ़िया सुरक्षित स्थान पर जगह पे बैठे। हालांकि उनसे अभी भी दीप्ति ने कहा है कि आप अपना अनशन ख़त्म कर दीजिए, लेकिन भाई अगर अनशन ख़त्म कर देंगे तो कहाँ जाएंगे भाई साहब? उसके बाद में तो सीधा जंतर मंतर पे ही आना पड़ेगा। और जंतर मंतर में क्या हो रहा है, अनशन तोड़ने के बाद में हड्डी पसलियाँ भी तोड़वानी पड़ेंगी उनको, ये वाली बात पता है। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकली स्मार्ट के साथ में पॉलिटिकली शातिर होना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।